आज हम लोग एज यू लाइक इट कहानी के बारे में, ड्रामा के बारे में डिस्कस करेंगे। कहानी उस समय शुरू होती है जब फ्रांस प्रांतों में ड्यूकडम में विभाजित था। ऐसे ही एक प्रांत में एक शासक था जिसने अपने बड़े भाई, जो कि वास्तविक राजा था, उसको सिंहासन से हटाकर और देश से बाहर कर दिया था, प्रांत से बाहर कर दिया था। फ्रांस में राजा को ड्यूक कहते हैं। बड़े राजा ड्यूक, जिसे उसके छोटे भाई ने उसके राज से भगा दिया था, अपने वफादार फॉलोअर के साथ ऑर्डन के जंगल में चला गया। वे लोग जल्द ही जंगल के आलसी जीवन के आदी हो गए और उन्हें यहाँ एक दरबार के जीवन से ज्यादा आरामदायक लगा। वे इंग्लैंड के रॉबिन हुड की तरह जीवन जीते थे और इस जंगल में कई महानुभाव आते थे और अपना खाली समय बिताते थे, जैसा कि वे स्वर्ण युग में करते थे। गर्मियों में वे पेड़ों की छाया में आराम करते थे और जंगल के हिरणों की चंचल क्रियाएं देखते थे। उन्हें इस बात का भी दुख होता था कि उन्हें भोजन के लिए उन हिरणों के बच्चों को मारना पड़ रहा था। सर्दियों में जब ठंडी हवाएं चलती थी, ड्यूक को सर्दी लगती थी, लेकिन वह कहते थे, ये ठंडी हवाएं जो मेरे शरीर पर चलती हैं, वे सच्चे सलाहकार हैं। वे चापलूसी नहीं करती, बल्कि मेरे स्थिति को सही ढंग से दिखाती है। और हालांकि वे तीखे ढंग से काटती है, लेकिन उनका दांत निर्दयता और नॉन ग्रेटिट्यूड के दांतों जितना तीखा नहीं होता। उसने टिप्पणी की कि लोग विपत्ति के विरुद्ध बोल सकते हैं, लेकिन एक जहरीले मेढक के भी कुछ उपयोग हैं, यूजेस हैं। इस तरह ड्यूक ने, बूढ़े राजा ने प्रकृति से शिक्षा लिया। उसने पेड़ों में भाषाएं, बहती धाराओं में पुस्तकें, पत्थरों में उपदेश और हर चीज में अच्छाई पाई, शिक्षा पाया। हर चीज उसे कुछ न कुछ शिक्षा दे रहा था। निर्वासित ड्यूक की एक बेटी थी जिसका नाम रोजालिंड था और अपने पिता की तरह उसे भी ड्यूकडम से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन वह अभी भी महल में रह रही थी और वर्तमान ड्यूक की बेटी सिलिया की साथी बन गई। ड्यूक और उसके भाई के बीच मतभेद ने दोनों चचेरी बहनों के बीच की दोस्ती को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। वास्तव में जब भी रोजालिन अपने पिता के बारे में सोचकर उदास होती थी, तो ये सिलिया थी, उसे सांत्वना देने की कोशिश करती थी। जो एक दिन जब सिलिया रोजालिन से अपने समान तरीके से बात कर रही थी, एक मैसेंजर यह खबर लेकर आया कि एक कुश्ती का मैच होने वाला है और वे चाहे तो जाकर देख सकते हैं। सिलिया यह सोचकर जाने को तैयार हो गई कि इससे रोजालिन को मजा आएगा। उस समय कुश्ती के मैच बड़े घर की महिलाएं, कुलीन महिलाएं और राजकुमारों के द्वारा पसंदीदा खेल के रूप में देखा जाता था, लेकिन उन्हें लगा कि एक त्रासदी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ एक ट्रेजेडी होने वाला है, क्योंकि एक अनुभवी पहलवान को एक अनुभवहीन युवक से लड़ना था। जब ड्यूक ने देखा कि दोनों महिलाएं एक पेशेवर पहलवान और एक युवक के बीच ऐसा असमान अनइक्वल मैच देखने आई हैं, तो ड्यूक ने उन्हें युवक को लड़ने से रोकने को कहा। फ्रेडरिक ड्यूक था जिसका नाम। उन्होंने दोनों महिलाओं को कहा कि इस युवक को लड़ने से रोको। पहले तो सिलिया ने युवक को ऐसी असमान चुनौती लेने से रोकने की कोशिश की और फिर रोजालिन ने अपने दयालु शब्दों से आने वाली लड़ाई से उसका मन बदलने की कोशिश की उस युवक का। लेकिन महिलाओं की विनती सुनने के बाद वह युवक ने सुंदर महिलाओं के सामने अपनी वीरता साबित करने के लिए और भी अधिक दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने उनकी बातें सुनने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने इतने शालीन तरीके से कहा कि दोनों महिलाएं उसके बारे में और अधिक चिंतित हो गईं। उसने कहा, मुझे खेद है कि ऐसी निष्पक्ष और सुंदर महिलाओं को कुछ भी देने से मैं मना कर रहा हूं। उसने यह भी कहा कि वह चाहेगा कि महिलाएं उसके लिए कामना करे, भगवान से विनती करे, और अगर वह हार गया तो उसे शर्म नहीं आएगी, और वह मारा भी गया तो इस दुनिया में उसके लिए कोई विलाप करने वाला नहीं है, कोई रोने वाला नहीं है। उसने कहा कि वह केवल एक व्यक्ति है इस दुनिया में। वह कहा कि वह केवल एक व्यक्ति है जिसने इस दुनिया में एक जगह भरी है, और अगर वह अपनी जगह खाली कर दे तो यह बेहतर होगा।
कुश्ती का मुकाबला शुरू हुआ। सिलिया चाहती थी कि मुकाबले के दौरान युवक को चोट न लगे, लेकिन रोजालिंड सिलिया से भी अधिक चिंतित थी। वह उसके प्रति प्रेम रूपी प्रति झुकाव रखती थी, क्योंकि उसे उसकी अनाथ वाली स्थिति पर दया आती थी। रोजालिंड आसानी से अपनी अनाथ वाली स्थिति की तुलना उस युवक से कर सकती थी। दोनों के ही पिता नहीं थे, पास नहीं थे। महिलाओं से मिली प्रेरणा ने युवक के लिए अद्भुत काम किया और उसने अपने कंपटीटर को इस तरह हराया कि कुछ समय के लिए उसका कंपटीटर बोल भी न सका। ड्यूक फ्रेडरिक युवक के कौशल और साहस से बहुत प्रसन्न हुए और उस युवक के बारे में और जानना चाहते थे। युवक ने अपना परिचय दिया ऑर्लैंडो के रूप में कि मेरा नाम ऑर्लैंडो है, जो सर रोनाल्ड डी बॉयज का सबसे छोटा बेटा था। सर रोनाल्ड डी बॉयज के दो बेटे थे, बड़ा का नाम ओलिवर और छोटा का नाम ऑर्लैंडो था। सर रोनाल्ड डी बॉयज के बेटे को देखकर फ्रेडरिक ड्यूक क्रोधित हो गया। उसे निर्वासित ड्यूक के दोस्तों की याद आ गई। हाल में ही वह रोजालिंड से भी नाराज था, क्योंकि उसकी खूबियों की चारों ओर तारीफ की जाती थी और लोग उसके पिता के लिए उस पर दया करते थे। अब अचानक फ्रेडरिक क्रोधित हो गया और वह महिलाओं के कमरे में घुस गया, जहां सिलिया और रोजालिंड बात कर रहे थे, जबकि वे अभी भी ऑर्लैंडो के बारे में महिलाएं चर्चा कर रही थी। इसलिए उसने रोजालिंड को जंगल में अपने पिता के साथ जाने का आदेश दिया। सिलिया ने अपनी बहन के पक्ष में विनती की, लेकिन ड्यूक ने किसी भी अनुरोध पर कान नहीं दिया, सुनवाई नहीं किया, सुना नहीं। उसने कहा, मेरी बेटी सिलिया, वह तुम्हारे लिए बहुत चालाक है। उसकी सहजता, उसकी चुप्पी और उसका धैर्य लोगों को बल देता है, लोगों को बोलने देता है और वे उस पर दया करते हैं। तुम उसके लिए विनती करने वाले मूर्ख हो, क्योंकि जब वो चली जाएगी तो तुम अधिक उज्जवल और गुणी लगोगे। लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे मेरी बेटी सिलिया, इसलिए उसके लिए तारीफ मत करो। और मैंने जो निर्णय लिया है वो अपरिवर्तनीय है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। जब सिलिया ने अपने पिता के मन को नहीं बदल पाई कि रोजालिंड को महल में रखना है, तो उसने निर्वासित ड्यूक की तलाश में रोजालिंड के साथ ऑर्डन के जंगल में जाने का फैसला किया। निकलने से पहले दोनों बहनों ने अपने कपड़े बदलने का फैसला किया, क्योंकि दो युवतियों को लिए अकेले अमीर पोशाक में यात्रा करना असुरक्षित होगा, सिक्योरिटी के ख्याल से ठीक नहीं होगा। रोजालिंड ने सोचा कि कोई खुद को एक पुरुष के रूप में कैसे पसंद कर सकता है, और चूंकि वह सिलिया से लंबी थी, इसलिए उसने एक देहाती लड़के की तरह कपड़े पहनने का फैसला किया और सिलिया एक देहाती लड़की की तरह कपड़े पहन सकती थी और वे खुद को भाई और बहन के रूप में पेश करेंगे। रोजालिंड खुद को गैनीमेड और सिलिया को एलियाना कहेगी। इस भेष में पैसे और अपने गहनों के साथ वे ड्यूक फ्रेडरिक के राज से बहुत दूर ऑर्डन की जंगल की यात्रा पर निकल पड़े। महिला रोजालिंड गैनीमेड ने अपनी पोशाक के अनुसार अपनी बहन के प्रति एक रवैया अपनाया, जिसने एक दूसरे के प्रति अपने सच्चे प्यार के लिए महल की विलासिता को छोड़ दिया, ऐशो आराम को छोड़ दिया। इसलिए वे साथ साथ चल पड़े। रोजालिंड ने एक प्रसन्नचित्त भाव दिखाया, जैसे कि वो एक असली गैनीमेड था, जो कि एक सौम्य युवती एलियाना का देहाती और दृढ़ हृदय भाई था। जब वे ऑर्डन के जंगल में पहुंचे तो उन्हें वह सराय, भोजन या अच्छा आवास नहीं मिला जो उन्हें तब तक मिल रहा था। गैनीमेड, जिसने अब तक अपनी बहन को खुश किया था, उसने कबूल किया कि वह थकान और भूख से रो सकती है। जब एलियाना ने कहा कि वह आगे नहीं चल सकती है, तो रोजालिंड ने यह पता लगाने की कोशिश की कि उन्हें आराम और भोजन इस जंगल में कहां मिल सकता है, लेकिन उन्हें यकीन था कि वो जंगल में खो गए हैं। तभी उन्हें एक ग्रामीण मिला और उसने उससे पूछा कि क्या उन्हें पैसे या सोने के बदले में कुछ भोजन और आराम करने के लिए जगह मिल सकती है। उस ग्रामीण ने कहा कि वह एक चरवाहे का नौकर था जो अपना घर बेचने जा रहा था और इसलिए उनके पास खाने पीने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन अगर वे चाहे तो उनका घर में स्वागत है, उनका घर खरीद सकते हैं। उन्होंने उस आदमी का पीछा किया, फॉलो किया और घर और भेड़ें खरीद ली और उस आदमी को भी अपने साथ रख लिया। इस प्रकार उन्होंने तब तक रुकने का फैसला किया जब तक कि वह जंगल का वो हिस्सा नहीं खोज लेते जहां पर निर्वासित ड्यूक अपने फॉलोअर के साथ रहते थे। दोनों बहनें अपने नए झोपड़ी जीवन में बहुत आराम से बस गई और खुद को चरवाहा और चरवाही बनने की कल्पना करने लगी।
फिर भी कभी कभी गनीमेत को वो युवा ऑर्लैंडो की याद आती और वो सोचती कि वह उससे बहुत दूर है। लेकिन जल्द ही पता चला कि वह भी कुछ परिस्थितियों के कारण ऑर्डन के जंगल में था। ऑर्लैंडो सर रोनाल्डो द बॉयज का छोटा बेटा था और जब सर रोनाल्डो जब की मृत्यु हुई थी तो उसने ऑर्लैंडो को अपने बड़े बेटे के हिफाजत में दे दिया था और उससे अपने भाई का उचित देखभाल के साथ पालन पोषण करने का रिक्वेस्ट किया था, अनुरोध किया था। बेटा ओलिवर, अपने छोटे भाई ऑर्लैंडो का ख्याल करना मेरी मृत्यु के बाद। सर रोलैंड दी बॉयज मर चुके थे, लेकिन जब वे जीवित थे तो वे निर्वासित ड्यूक के मित्र थे। इसलिए जब उन्होंने सुना कि ऑर्लैंडो उनका बेटा है तो ड्यूक नाराज हो गए और उन्होंने चाहा कि काश वह किसी और का बेटा होता। रोजालिंड यह सुनकर बहुत खुश हुई कि ऑर्लैंडो उनके पिता के पसंदीदा लोगों में से एक का बेटा है और उन्होंने सिलिया से कहा, मेरे पिता सर रोलैंड दी बॉय से प्यार करते थे। अगर मुझे पता होता कि ऑर्लैंडो उनका बेटा है तो मैं उनके जाने से पहले अपनी विनती में आंसू भी मिला लेती। महिला उनके पास गई और यह देख करके ड्यूक की नाराजगी के कारण दुखी थे। उनसे विनम्रता से बात की और रोजालिंड ने उन्हें अपने गले से सोने की चैन भी निकाल दी और रोजालिंड ने अपने गले से सोने की चैन भी निकाल ली और ऑर्लैंडो को दे दी थी और कही थी कि अगर वह बदकिस्मत न होती तो उस ऑर्लैंडो को इससे भी ज्यादा कीमती तोहफा देती। जब चचेरी बहनें अकेली होती तो वे युवा पहलवान के बारे में बातें करती। सिलिया ने सोचा कि रोजालिंड को ऑर्लैंडो से प्यार हो गया है और उसने कहा कि बहन, क्या यह संभव है कि तुम अचानक प्यार में पड़ जाओ? रोजालिंड ने जवाब दिया, ड्यूक मेरे पिता अपने उस लड़के के पिता ऑर्लैंडो के पिता से बहुत प्यार करते थे। सिलिया ने तब टिप्पणी की कि हालांकि उसके पिता को युवा ऑर्लैंडो से नाराजगी थी, लेकिन वह खुद सिलिया उसे ऐसा महसूस नहीं करती, वो नाराज नहीं है ऑर्लैंडो से। हालांकि बड़े भाई ओलिवर ने अपने पिता के अनुरोध को पूरा नहीं किया और इसी तरह ऑर्लैंडो को भी स्कूल में नहीं पढ़ाया। अपने भाई की देखभाल और मदद के बिना भी ऑर्लैंडो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बना और ओलिवर इस बात के लिए उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगा। उसने ही लड़ाई की व्यवस्था की थी क्योंकि वह अपने छोटे भाई से छुटकारा प्राप्त करना चाहता था, छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन जैसा कि किस्मत में था, ऑर्लैंडो कुश्ती मैच जीत गया। फिर भी ऑर्लैंडो अपने भाई के स्वभाव से दुखी था और अनाथ होने के कारण वह जीना नहीं चाहता था। जब ओलिवर ने अपने छोटे भाई ऑर्लैंडो की जीत की खबर सुनी तो उसकी ईर्ष्या की कोई सीमा नहीं थी, वह जल भुन गया। उसने अपने भाई को सोते समय उसके कमरे में जिंदा जलाने की कसम खाई। यह बात सर रोलैंड का एक पुराना नौकर ने सुन ली जिसका नाम एडम था और उसने तुरंत ऑर्लैंडो को उसके आने वाले खतरे से आगाह करना शुरू कर दिया। उसे ऑर्लैंडो से विशेष प्रेम था, विशेष लगाव था, क्योंकि वह अपने पिता से, ऑर्लैंडो अपने पिता से बहुत मिलता जुलता था, उसका सख्त सूरत स्वभाव मिलता जुलता था। इसलिए जैसे ही उसने ऑर्लैंडो को देखा वह भावुक हो गया। वो कहा, हे मेरे सज्जन स्वामी, मेरे प्यारे स्वामी, हे पुराने सर रोलैंड की स्मृति, आप बहुत भाग्यशाली हो। आप इतने अच्छे क्यों हो? आप विनम्र, मजबूत और बहादुर क्यों हो? और आप प्रसिद्ध पहलवान को हराने के लिए इतने ताकतवर क्यों हो? आपकी प्रशंसा आपके सामने बहुत तेजी से आ गई। ऑर्लैंडो समझ नहीं सका कि मामला क्या है और एडम नाम का नौकर ने उसे अपनी चिंता का कारण समझाया और बताया कि उसका भाई ओलिवर ने उसे अपने ही कक्ष में जला देने का प्लानिंग बना रहा है, योजना बना रहा है। एडम, जैसा कि नौकर का नाम था, उसने ऑर्लैंडो को उस जगह से भाग जाने की सलाह दी और वह यह अच्छी तरह जानता था कि ऑर्लैंडो के पास पैसे नहीं थे। यह कहते हुए उसने 500 सोने के रुपए क्वाइन ऑर्लैंडो को दे दिया और ऑर्लैंडो से रिक्वेस्ट किया कि वह उसे अपना नौकर बनने दे और वादा किया कि हालांकि वह बूढ़ा दिखता है लेकिन वह ऑर्लैंडो की अच्छी देखभाल करेगा और उसके लिए काम करेगा। ऑर्लैंडो एडम की वफादारी से प्रसन्न और आभारी था, जिसे उसने अच्छे बूढ़े आदमी के रूप में संबोधित किया।
और तुरंत वो इस वादे के साथ निकल पड़े कि एडम ने जो सेविंग्स पैसा जमा किया था, जो सेविंग्स उसे दी थी, उसे खर्च करने से पहले वह कुछ न कुछ काम ढूंढ लेगा। दोनों मालिक और नौकर लंबी यात्रा करते रहे तब तक जब तक वे ऑर्डन के जंगल में नहीं पहुंच गए, और वह भी सिलिया और रोजालिन की तरह, दोनों बहनों की तरह थके और भूखे थे। उन्होंने एक आश्रय और भोजन खोजने की कोशिश की जो फेल हो गया, और अंत में जब एडम आगे नहीं जा सका क्योंकि बूढ़ा था, तो ऑर्लैंडो ने उसे अपनी बाहों में उठाकर एक पेड़ की छाया में ले गया और उसे खुश करते हुए कहा, अच्छे बूढ़े आदमी, अपने थके हुए अंगों को यहाँ कुछ समय के लिए आराम दे और मरने की बात ना करे। ऑर्लैंडो ने फिर भोजन की तलाश की और संजोग से ड्यूक और उसके दोस्तों के साथ आ गया। जब ऑर्लैंडो वहां पहुंचा तो खाने का समय हो चुका था। बूढ़े ड्यूक खाना खाने बैठे थे। ऑर्लैंडो ने भोजन ढूंढते हुए ड्यूक और उसके आदमियों से भोजन छीनने के लिए अपनी तलवार खींची। उसने उन्हें एक निवाला भी छूने का आदेश नहीं दिया। ड्यूक दयालु था और उसने उससे उसके असभ्य व्यवहार का कारण पूछा। ड्यूक जानना चाहते थे कि ऑर्लैंडो क्या ऑर्लैंडो भूख के कारण ऐसा स्वभाव था उसका। ड्यूक जानना चाहते थे कि क्या यह भूख के कारण था या वह सब लोगों के लिए जो शिष्टाचार होता है वो उसके अंदर नहीं है। ऑर्लैंडो ने उत्तर दिया, क्योंकि वह भूख से मर रहा था, इसलिए उसने सोचा कि इस जंगली जंगल में भोजन पाने के लिए उसे ऐसा व्यवहार करना होगा। ड्यूक ने उसे विनम्रता से बात की और उसे खाने के लिए बैठने को कहा। ऑर्लैंडो ने तब एडम के बारे में बात की और घोषणा की, हालांकि वह भूखा है, लेकिन जब तक एडम को खाना नहीं मिल जाता वह भोजन को नहीं छुएगा। बूढ़े ड्यूक ने अपने दोस्त को लाने के लिए कहा, जाओ तुम एडम को लेकर आओ, और कहा तब तक हम लोग भोजन नहीं करेंगे, हाथ भी नहीं लाएंगे जब तक तुम दोस्त को लेकर के नहीं आओगे। हम लोग उनका इंतजार करेंगे। ऑर्लैंडो जल्दी से गया, बूढ़े आदमी को लाया, एडम को लाया, और फिर ड्यूक के साथ उन दोनों ने अपने संतुष्टि के लिए भोजन किया। भोजन करने पर एडम अपनी खोई हुई ताकत वापस पा ली। डिनर के बाद ड्यूक ने ऑर्लैंडो से उसके बारे में पूछा, और जब उसे पता चला कि ऑर्लैंडो उसके दोस्त का बेटा है, सर रोलैंड दे बॉयज का बेटा है, तो उसने ऑर्लैंडो और एडम को अपनी देखभाल में ले लिया, अपने केयर में ले लिया। कुछ दिनों बाद जंगल में घूमते हुए गेनीमेड और एलियाना ने पेड़ों की छाल पर रोजालिन का नाम खुदा हुआ देखा, और साथ ही रोजालिन को संबोधित प्रेम कविताएं भी जुड़ी हुई देखी। जब वे सोच रहे थे कि जंगल में रोजालिन का नाम कैसे खुदा हुआ है, तो वे ऑर्लैंडो से मिले और उसे आसानी से पहचान लिया, क्योंकि उसने रोजालिन द्वारा पहले से दी गई चेन अपने गले में पहनी हुई थी, लेकिन ऑर्लैंडो उनके भेष के कारण उन्हें पहचान नहीं पाया। उसने समानता देखी, लेकिन सुंदर रोजालिन में एक स्वभाव था जो उस युवक में नहीं था, चेनीमेर में नहीं था। दूसरी ओर रोजालिन ने उसे यह कहकर चिढ़ाया कि वह एक ऐसे युवक की तलाश में थी जिसने पेड़ों की छाल पर अपनी प्रेमिका का नाम लिखकर और उस पर प्रेम कविताएं जोड़कर उसे खराब कर दिया है। उसने यह भी कहा कि अगर उसे प्रेमी मिल जाता है तो उसे कुछ सलाह देगी, एडवाइजेस देगी। ऑर्लैंडो ने उन्हें बताया कि यह सब उसने ही किया है और रोजालिन से उसे कुछ सलाह देने का अनुरोध किया। रोजालिन ने उसे एक खेल खेलने के लिए अपनी झोपड़ी में आने के लिए कहा, जिसमें रोजालिन अपने पुरुष वेश में सभी प्रकार की स्त्रियों वाली शरारतें और सनक के साथ उसकी प्रेमिका होने का दिखावा करेगी, और ऑर्लैंडो उसे एक सच्चे प्रेमी की तरह लुभाएगा। जब वह युवती की प्रेम की क्रेजनेस का अनुभव करेगा तो उसे उसके प्रति अपने प्रेम पर शर्म आएगी और इस तरह वह प्रेम से मुक्त हो जाएगा। इसलिए जैसा कि तय था, ऑर्लैंडो हर रोज झोपड़ी में आता और रोजालिन के रूप में गैनीमेड को लुभाता, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि रोजालिन ऑर्लैंडो को रोजालिन के प्रति अपने प्रेम से मुक्त करने में कोई प्रगति कर पाई, बल्कि वह यह जानकर बहुत संतुष्ट है और खुश महसूस करती थी कि ऑर्लैंडो उसे कितना सच्चा प्यार करता था। इस तरह दिन सुखद ढंग से बीतते गए। गैनीमेड को खुश देखकर एलियाना उसे यह याद
कि जंगल में उसके आने का असली कारण उसे अपने पिता को ढूंढना था। हालांकि उस समय तक ऑरलैंडो से उन्हें उस जगह का पता चल चुका था जहां उसके पिता निर्वासित द्वीप रह रहे थे। हालांकि एक दिन गैनीमेड अपने पिता से मिली, लेकिन उसने अपनी असली पहचान नहीं बताई। जब उससे इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वह भी उस जैसे ही एक अच्छे वंश से आई है, खानदान से आई है। ड्यूक को जवाब दी उसकी बेटी ने। ड्यूक को कभी भी यह संदेह नहीं हुआ कि वह उसकी अपनी बेटी है और उसका शाही वंश वही वंश की है। एक सुबह जब ऑरलैंडो गैनीमेड से मिलने जा रहा था, उसने देखा कि एक आदमी जमीन पर सोया हुआ है और उसके गले में एक सांप लिपटा हुआ है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, सांप उस आदमी से दूर चला गया। फिर जब ऑरलैंडो करीब गया तो उसने झाड़ियों में एक शेरनी को देखा जो अपने शिकार के जागने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि शेर मरे हुए लोगों पर हमला नहीं करते। जब ऑरलैंडो ने उस आदमी के चेहरे को देखा तो उसने पाया कि वह आदमी उसका अपना भाई, बड़ा भाई ओलिवर था, जिसने उससे छुटकारा पाने की कोशिश की थी। वह जाने वाला था, लेकिन भाई के स्नेह ने उसे अपने भाई को उस खतरे से में छोड़ने से रोक दिया। उसने शेरनी से लड़ाई की। ऑरलैंडो ने अपने भाई की जान के लिए शेरनी से लड़ाई की और अपने भाई की जान बचाई। इस तरह उसने अपने भाई की जान जहरीले सांप और खतरनाक शेरनी से बचाई। लेकिन इससे पहले कि वो अपने भाई को बचा पाता, शेरनी अपने तीखे पंजों से उसका एक हाथ फाड़ दिया। जब ऑरलैंडो लड़ाई में लगा हुआ था, तब उसका भाई जग गया और उसने देखा कि जिस भाई को उसने बहुत तिरस्कार किया था, अपमानित किया था, वह उसे शेरनी से बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा रहा था। ओलिवर पश्चाताप से भर गया। ओलिवर पश्चाताप से भर गया था और ऑरलैंडो द्वारा शेरनी को मार दिए जाने के बाद ओलिवर ने उससे दया की भीख मांगी। ऑरलैंडो ने अपने भाई को अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए देखा, उसे तुरंत माफ कर दिया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। लेकिन जब घाव ने उसे कमजोर कर दिया तो ऑरलैंडो ने ओलिवर से गैनीमेड को यह संदेश देने के लिए कहा कि वह उस दिन उससे मिलने नहीं जा सकेगा। जाओ बता दो गैनीमेड को। ओलिवर उनके कॉटेज में गया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। इसके अलावा उसने अपने खुद के कुकर्मों को कबूल किया और उनके सुलह की बात भी कही रोजालिना और सिलिया को। ओलिवर का सच्चा दुख इतना भारी था कि एलिना को तुरंत ओलिवर से प्यार हो गया। एलिना सिलिया जो बनी हुई है। दूसरी ओर ओलिवर ने देखा कैसे एलिना उसके कुकर्मों के कारण उसके दुख पर दया करती है और उसी समय वह भी प्यार में पड़ गया। मतलब ओलिवर और एलिना प्यार में पड़ गए। इस बीच जब ओलिवर और एलिना दिलों का आदान प्रदान कर रहे थे, ऑरलैंडो के घावों के बारे में सुनकर गैनीमेड बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो उसने ओलिवर को समझाने की कोशिश की कि उसने बेहोशी का नाटक किया था, जैसा कि रोजालिन ने किया होता अगर उसने ऑरलैंडो के घावों के बारे में सुना होता। लेकिन ओलिवर आश्वस्त नहीं था, क्योंकि उसने देखा कि गैनीमेड कितना पीला पड़ गया था और उसने कहा, ठीक है, अगर तुमने झूठ बोला है तो अच्छा दिल रखो और एक आदमी होने का नाटक करो। गैनीमेड ने जवाब दिया कि वह बिल्कुल यही कर रही थी और उसे एक आदमी होने के बजाय एक महिला होना चाहिए था। ओलिवर बहुत दिनों बाद लौटा और अपने भाई को गैनीमेड के बेहोश होने की बात बताई और चरवाहे एलिना के प्रति अपने प्रेम के बारे में भी बताया। उसने इस तरह से बातें की जैसे उसने एलिना से शादी करने का फैसला कर लिया है। उसने यह भी कहा कि वह जंगल में रहेगा और चरवाहा बनेगा। अपनी संपत्ति के बारे में वह ऑरलैंडो को दे देगा और अपना घर भी। ऑरलैंडो ने सुझाव दिया कि ओलिवर और एलिना को अगले दिन शादी कर लेना चाहिए और वह ड्यूक को उनकी शादी में इनवाइट करेगा। उसने अपने भाई को सलाह दी कि वह एलिना से इसके बारे में जल्दी से सलाह ले ले। जब ओलिवर एलिना के पास गया तो गैनीमेड उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछने ऑरलैंडो आया। ऑरलैंडो और गैनीमेड ने बताया कि कैसे ओलिवर और एलिना एक दूसरे को पहली नजर में ही पसंद करने लगे थे
और ऑर्लैंडो ने बताया कि उसका भाई उसके पास उसका हाथ मांगने गया था। अगर एलिना तैयार हो तो वे अगले दिन शादी कर लेंगे। ऑर्लैंडो चाहता था कि उसकी भी उसी दिन अपनी सुंदरी रोजालिंड से शादी हो जाए। गेनीमेड को प्रस्ताव पसंद आया और उसने कहा कि अगर ऑर्लैंडो वास्तव में रोजालिंड से प्यार करता है तो उसे अपनी इच्छा पूरी करनी चाहिए। उसने कहा कि वह अगले दिन एक विशेष जादुई शक्ति द्वारा रोजालिंड को लाने की कोशिश करेगी, जो उसने अपने चाचा से सीखी थी। तब गेनीमेड ने कहा, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और ड्यूक और अपने दोस्तों को अपनी शादी में आमंत्रित करे, क्योंकि अगर आप कल रोजालिंड के साथ शादी करना चाहते हो तो वह यहाँ होगी। प्रेमी प्रेमिका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अगली सुबह ऑर्लैंडो और ओलिवर दोनों एलिना के साथ ड्यूक के पास आए। ड्यूक यह सुनकर आश्चर्यचकित था कि वह उसकी अपनी बेटी थी जिसे वहां लाया जा रहा था। उसने ऑर्लैंडो से पूछा कि क्या वास्तव में चमत्कार हो सकता है। ड्यूक ने ऑर्लैंडो से पूछा, क्या वास्तव में चमत्कार हो सकता है। तब ऑर्लैंडो ने जवाब देने का प्रयास किया तो गेनीमेड ड्यूक के पास गई और पूछी कि क्या ड्यूक अपनी बेटी को ऑर्लैंडो के हाथों में देना चाहता है। राजा सहमत हो गए। फिर उसने ऑर्लैंडो से पूछा कि क्या वह रोजालिंड से शादी करेगा यदि उसे वहां लाया जाए। ऑर्लैंडो ने कहा कि वह ऐसा करेगा। दोनों बहनें झोपड़ी के अंदर चली गई और अपना भेष उतार दिया। रोजालिंड जेनीमेड रोजालिंड बन गई, एलिना सिलिया बन गई। जब लोग उत्सुकता से चमत्कार होने का इंतजार कर रहे थे, तब रोजालिंड और सिलिया अपने व्यक्तित्व में प्रवेश कर गई और रोजालिंड ने अपने पिता के सामने घुटनों के बल बैठकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर रोजालिंड ने महल से अपने निर्वासन और अपने पिता की तलाश में जंगल में उनके साहसिक कार्य का पूरा कहानी सुनाया अपने पिता को। ड्यूक अपनी बेटी को वापस पाने की खुशी में रोया और उन सभी को अपना हार्दिक आशीर्वाद दिया। दोनों जोड़ों के जंगल में शादी होगी। दोनों जोड़ों ने जंगल में शादी कर ली। ओलिवर और सिलिया, रोजालिंड और ऑर्लैंडो दोनों की शादी हो गई। इस शादी में राजघरानों जैसी शान शौकत नहीं थी, लेकिन यह सबसे खुशहाल शादी थी जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब वे अपना हिरन का मांस खा रहे थे और सोच रहे थे कि अब और कुछ नहीं चाहिए, तो एक मैसेंजर, एक दूत ड्यूक को यह बताने के लिए आया कि उसका ड्यूकडम उसे वापस दे दिया गया है। सिलिया के पिताजी सिलिया के भागने से क्रोधित हो गए थे और यह सुनकर के कि बहुत से योग्य लोग निर्वासित ड्यूक के पीछे चले आ रहे हैं जंगल में उनके साथ शामिल होने के लिए, इस दुख को समाप्त करने का संकल्प लिया था फ्रेडरिक ड्यूक ने, सिलिया के पिता ने। इस प्रकार वह अपने भाई को मारने की अपनी योजना को अंजाम देने के लिए एक विशाल सेना लेकर आया। लेकिन जैसा कि नियति में लिखा था, भाग्य में लिखा था, वह एक साधु से मिला। वह एक साधु से पूरी तरह बदल गया, जिससे वह जंगल में प्रवेश करते ही मिला था। एक साधु के मिलने के बाद फ्रेडरिक ड्यूक का आत्मा बदल गया। इस प्रकार उसने अपने भाई को, जो ड्यूकडम का असली मालिक था, ड्यूकडम वापस करने के बाद अपनी बाकी दिन एक धार्मिक घर में बिताने का फैसला किया। पश्चाताप का पहला कार्य अपने भाई के पास दूत भेजना था ताकि उसे उसका क्षेत्र, उसके अनुयायी, साथ ही भूमि और राजस्व वापस मिल सके। यह समाचार अप्रत्याशित था और स्वागत योग्य होने के साथ साथ दोनों विवाहों के उत्सव और खुशियों को बढ़ाने के लिए आया था। सिलिया ने अपने चचेरे भाई को ड्यूक के साथ हुए अच्छे भाग के लिए बधाई दी और उसे खुशी की कामना की। ड्यूक के पास अब उन सच्चे अनुयायियों को पुरस्कृत करने का अवसर था जो उनके विपत्ति में उनके साथ रहे, जंगल में रहे और योग्य अनुयायियों के साथ अपने ड्यूक में महल में लौटने के लिए प्रसन्न थे। तो ये था प्ले एज यू लाइक इट, जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। थैंक यू।